उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारी इकोनॉमी की लास्ट क्लास है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समझ लेते हैं, पीटी के रिगार्डिंग तो नहीं लेकिन मेंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। मेंस में से पूछा जा सकता है। तो समावेशी विकास है क्या? आपने एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही है आपका समावेशी विकास। अगर बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ इंक्लूसिव वे में कहें तो सबका साथ सबका विकास, यही है आपका समावेशी विकास। यानी समावेशी विकास वह विकास होता है जो विस्तृत होता है, साझा होता है और साथ ही साथ गरीब समर्थित विकास होता है। समावेशी विकास वह विकास होता है जो विस्तृत है, साझा है और गरीब समर्थित होता है, जहां पे सभी लोगों का मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी आर्थिक क्षेत्र का मतलब चाहे वो कृषि से लगा हुआ व्यक्ति हो, चाहे उद्योग से लगा हो, चाहे सर्विस सेक्टर से लगा हुआ व्यक्ति हो, ठीक है। सभी भौगोलिक का मतलब चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो, ठीक है। सभी व्यक्तियों की क्या होगी? भागीदारी होगी और सभी क्या होंगे? लाभ अर्जित करेंगे, सभी क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, सभी का क्या होगा? विकास होगा। तो समावेशी विकास का मतलब होता है जो जीडीपी है, जीडीपी जो वृद्धि है उसका सभी को समान रूप से लाभ पहुंचे। तो समावेशी विकास को थोड़ा और टेक्निकल वे में आप समझने के लिए आपको चार टर्म समझने होंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है दूसरा है आपका आर्थिक विकास क्या होता है, फिर आप थोड़ा समावेशी विकास को और अच्छे से समझ पाएंगे और लास्ट में आप समझेंगे क्या सतत विकास ये क्या होता है। तो आर्थिक समृद्धि क्या होता है? देखिए, समृद्धि अपने आप में क्या है? एक मात्रात्मक शब्द है। मात्रात्मक शब्द का मतलब आप इसको मेजर कर सकते हैं कैसे? जैसे आप देखते होंगे जीडीपी वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय, ये सब क्या है? मात्रात्मक है, ठीक है। तो समृद्धि का जो सूचक है वो क्या है? जैसे जीडीपी वृद्धि दर किसी देश का, अगर आपको जानना है कि समृद्धि कैसे तो आप उसका जीडीपी देख लीजिए। व्यक्ति का जानना है कि उसका आर्थिक विकास कैसा है, उसका जो विकास है, उसकी जो समृद्धि है कैसी है, तो आप उसका प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, व्यक्ति का अपना आय देख लीजिए, है ना। तो समृद्धि मात्रात्मक होती है। इसके सूचक हमने आपको बताया, जैसे जीडीपी में वृद्धि दर हो गया, या व्यक्ति की जो आय होती है उसको आप नाप सकते हैं। विकास क्या है? विकास गुणात्मक होता है। इसका जो सूचक है वो क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये क्या है? विकास के सूचक होते हैं, ठीक है। तो विकास जो जैसे इसका अगर सूचकांक देखें, इसका सूचक देखें तो क्या हो सकता है? जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके विकास को दर्शाते हैं, ठीक है। तो समृद्धि और विकास, क्या एक के बिना दूसरे का विकास संभव है? समृद्धि हमने देखा मात्रात्मक होती है, जैसे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को दिखाता है, व्यक्ति का जो आर्थिक स्थिति है वो दिखा रहा होता है। वही जो विकास होता है वो उसकी आंतरिक चीजें, गुणात्मक चीजें, जैसे कि हमने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को बिना समृद्धि के प्राप्त किया जा सकता है? और अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो समृद्धि को भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या है? पारस्परिक संबंध है। तो समृद्धि और विकास दोनों का पारस्परिक संबंध है। थोड़ा और इसको समझिए आप कैसे। समृद्धि और विकास में संबंध देखिए, अगर समृद्धि दर बढ़ रही है इसका मतलब जीडीपी वृद्धि दर हो रहा है। जीडीपी वृद्धि दर का मतलब आपका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने का देखो दो मतलब हो रहा है, यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है। वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ने का क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। वही अगर उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने का मतलब क्या है? आय में वृद्धि होना। अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी इसका मतलब प्रत्यक्ष कर में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। सरकार ज्यादा से ज्यादा कर ले सकती है प्रत्यक्ष कर। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन से अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहा है, उसके कलेक्शन में वृद्धि हो रही है, और रोजगार और आय बढ़ने से प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हो रही है, यानी सरकार के संसाधन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब सरकार के संसाधन में वृद्धि होगी, सरकार के पास धन आएगा तो कहां लगाती है सरकार? बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च में क्या करेगी? निवेश करेगी। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या करेगी? निवेश करेगी, खर्च करेगी। यानी जीवन स्तर कैसा होगा? बेहतर होगा। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा मनुष्य का मानव का विकास क्या होगा? उसमें मानव विकास में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम देख रहे हैं कि कैसे समृद्धि और विकास का आपस में कैसा है? समानुपाती, अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं संबंध होता है। तो जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास हमारा कैसा होता है? आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों का क्या होता है? योग होता है। समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का क्या होता है? योग होता है। यानी आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का योग होता है क्या? समावेशी विकास। ये एक टेक्निकल वे में आपको समझाया गया, ठीक है। तो अब हम सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास पर्यावरणीय अनुकूल विकास होता है। सतत विकास पर्यावरणीय अनुकूल विकास होता है, यानी हम वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधन को सुरक्षित रख सकें। ये होता है आपका सतत विकास। देखिए, दो चीज होती है, एक इंटर जनरेशन और एक होता है इंट्रा जनरेशन। इंटर मतलब होता है अंतः पीढ़ी और एक होता है इंट्रा मतलब होता है अंतरा पीढ़ी। अंतरा मतलब जो पीढ़ी अभी चल रही है। इंट्रा मतलब होता है, एक होता है ना इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंट्रानेशनल, अंतरराष्ट्रीय। एक अंतर होता है, एक अंतरराष्ट्रीय होता है ना। मतलब अंतरा मतलब अंदर ही अंदर। तो अंतरा पीढ़ी का मतलब होता है, इंट्रा जनरेशन का मतलब होता है जो पीढ़ी चल रही है, ठीक है। तो जब हम उसके विकास को सुनिश्चित करते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्या? सतत समावेशी विकास, ठीक है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं सरकार दोनों ही चीजों पर बल दे रही है।
यानी इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन, अंतः पीढ़ी और अंतरा पीढ़ी, दोनों पे बल दे रही है। जब हम बात करते हैं कि इंट्रा जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, जीडीपी वृद्धि दर में जीडीपी वृद्धि दर बढ़े, इस पर जोर दे रही है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे एनएफएस कार्यक्रम चला रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चला रही है, मातृत्व वंदना योजना चला रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम चला रही है, पीएम आवास योजना चला रही है, आयुष्मान भारत योजना चला रही है। क्या है सब? ये हमारा अंतरा पीढ़ी है, यानी वर्तमान में जो पीढ़ी है उसका भी विकास हो, और साथ ही साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो इंटर जनरेशन है, अंतः पीढ़ी है, उसका भी विकास हो। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, हम देख रहे हैं कि जो एथेनॉल है, E20 का लक्ष्य रखा गया, यानी 25-26 तक हमें क्या करना है, 20% पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे। अभी क्या है, सरकार बिजली को बचाना चाहती, कोयला को बचाना चाहती, ताकि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, इनका उपभोग कर सके। इसलिए सरकार सौर ऊर्जा पर बल दे रही है। ये क्या है, इंटर जनरेशन पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है। और जीडीपी आप देख रहे हैं, जीडीपी ऋण अनुपात को भी क्या कर रही है सरकार, कम कर रही है। और साथ ही साथ देखते हैं कि जो एफआरबीएम कानून है, एफआरबीएम कानून के द्वारा सरकार द्वारा गैर आवश्यक खर्चों में भी क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, ताकि जो आने वाली सरकार है, आने वाली सरकार का मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए उचित संसाधनों की क्या की जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। तो भारत में समावेशी विकास की शुरुआत कब होती है? देखिए, भारत में औपचारिक रूप में समावेशी विकास की जो शुरुआत होती है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से होती है। भारत में औपचारिक रूप में समावेशी विकास की जो शुरुआत है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू होती है। लेकिन आप देखें कि भारत में सदैव से समावेशी विकास मौजूद रहा है। अगर आप भारत के इतिहास में जाएं तो भारत में मंत्र का उच्चारण होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या है, समावेशी विकास है कि भाई सबका अच्छा हो, सबका विकास हो, सभी उन्मुख हो। ये सब क्या है, जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में समावेशी विकास को ही दर्शा रहा है। तो बताता है कि भारत में समावेशी विकास का जो एक कह सकते हो जो उद्भव था वो प्राचीन काल से ही है। समावेशी विकास का जो स्वरूप है पहले से ही भारत में क्या है, मौजूद है। और हम G20 में भी देखते हैं, जब G20 हुआ था तो भारत में जो G20 है वहां भी देखा गया था कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया था G20 में। ये भी हमारा बताता है कि हम समावेशी विकास के पूजक हैं, और शुरू से ही भारत में समावेशी विकास का क्या रहा है, अस्तित्व रहा है। तो ये इतना आपको अभी लिखने के लिए आ जाएगा, कभी तो आप लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और लास्ट में अगर आपको पूछा जाए समावेशी विकास जो है, आपको सबसे लास्ट में टॉपिक इसीलिए रखा गया कि आपने जितना अभी तक कुछ पढ़ा, इंडस्ट्री पढ़ा, सर्विस सेक्टर पढ़ा, कृषि फील्ड पढ़ा, सारी चीजें, सबका निचोड़ है आपका समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा जाए कि समावेशी विकास क्या है, तो याद रखिएगा समावेशी विकास बहुआयामी अवधारणा होती है, बहुआयामी विकास होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कैसे, देखिए इस चित्र के माध्यम से। समावेशी विकास बहुआयामी अवधारणा, समावेशी विकास की बहुआयामी अवधारणा मतलब देखिए, कृषि का विकास होना चाहिए, उद्योगों का विकास होना चाहिए, सेवा क्षेत्र का विकास, रोजगार पर सृजन यानी रोजगार सृजन पर बल देना चाहिए, गरीबी में कमी आनी चाहिए, आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मांग पर आधारित कौशल विकास पर जोर। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत में आपूर्ति आधारित श्रमिक है, मांग आधारित श्रमिक नहीं है। यानी ऐसे श्रमिक बहुत हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, यहाँ लेबर की कमी नहीं है, लेकिन प्रशिक्षित और कुशल लेबरों की कमी है। तो वही कहा जा रहा है कि मांग आधारित कौशल विकास पर जोर। और आप देख रहे हैं इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे छोटे छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण हो। हरित विकास हो गया, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, वित्तीय समावेशन, तो सामाजिक न्याय में इससे क्या हो रही है, वृद्धि। ये सब क्या है, समावेशी विकास की बहुआयामी अवधारणा है। तो हमने देखा कि कैसे जो समावेशी विकास है वो अपने आप में क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा, हर चीज को अपने आप में समाहित की हुई है। तो भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों समावेशी विकास की आवश्यकता पड़ी, क्यों गरीब समर्थित विकास की आवश्यकता पड़ी, जबकि भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है, भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान में है, क्षेत्रफल में 7वें स्थान में है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभी जो जीडीपी है, जीडीपी में 4थे स्थान पे आ गया है, और पीपीपी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भारत हमारा 3रे स्थान पे है। तो फिर समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पड़ी क्योंकि भारत में 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा से भी नीचे है। गरीबी रेखा में तो बहुत सारे हैं, लेकिन गरीबी रेखा से भी नीचे जो जनसंख्या है, यानी अंत्योदय जिसे बोलते हैं, यानी जिनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी भोजन अच्छे से पेट भर उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मानव सूचकांक विकास है, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है, इनमें भारत का जो स्तर अपने पड़ोसी देशों से भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। और हम देखते हैं कि कोरोना के समय में जो जीडीपी की जो रिकवरी हुई है वो के शेप रिकवरी हुई है। के शेप रिकवरी का मतलब होता है, जैसे ये के शेप है, ठीक है, ये के शेप है, यानी जीडीपी जब
जब रिकवर हुआ था कोरोना के समय में, ये केप मान लीजिए, तो कुछ चीजें, कुछ क्षेत्र आप ऊपर चले गए और कुछ क्षेत्र नीचे रह गए, यानी कुछ क्षेत्रों का तो विकास हो गया और कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोरोना के समय में हमने देखा कि जो हमारी जीडीपी रिकवरी रही है, यानी बेशक हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों का योगदान रहा है और कुछ क्षेत्र पिछड़ भी गए हैं हमारे। ठीक है, तो उनको भी, जो हाशिए पे रह गए हैं, उनको भी लाना। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि महिलाओं की जो श्रम बल में कमी आ रही है, उन श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना, महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना। और ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है 2023 की, वो बताती है कि ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 1% जनसंख्या के पास, जो ऊपर 1% जनसंख्या, उसके पास 40% संपत्ति का संकेंद्रण है, और जो नीचे की 3% जनसंख्या है, जो नीचे की 50% जनसंख्या, उसके पास मात्र 3% संपत्ति का संकेंद्रण है। कितनी बड़ी असमानता कि जो ऊपर का जो 1% जनसंख्या है, उसके पास 40% संपत्ति का संकेंद्रण है, और जो 50% जनसंख्या है, उसके पास मात्र 3% संपत्ति का क्या है, संकेंद्रण। तो इतनी बड़ी जो असमानता है, उसको पाटना सरकार का लक्ष्य। यही कारण है कि सरकार ने अमृतकाल यानी वर्ष 2047 तक लक्ष्य रखा है कि भारत विकासशील से एक विकसित देश बनकर उभरे। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने सप्तर्षि के विकास पर बल दिया। सप्तर्षि विकास हमने आपको बताया था जब हमने आपको पंचवर्षीय योजना बताई थी। क्या है सप्तर्षि विकास? कि समावेशी विकास होना चाहिए, क्षमता विकास होना चाहिए, 7 चीजें हैं। समावेशी विकास पहला, दूसरा है क्षमता विकास, तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, यानी लास्ट में जो व्यक्ति है, जो गांधी जी कहते थे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी बात। चौथी हमने देखा अवसंरचना और निवेश का विकास। ठीक है, पांचवा हम देखते हैं कि हरित विकास होना चाहिए, छठवां हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और सातवां हम देखते हैं कि युवा शक्ति का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यही है सप्तर्षि, और सरकार इन सप्तर्षि के विकास द्वारा अपना जो 2047 का जो लक्ष्य है कि भारत विकसित से विकासशील देश बने, उसको पूरा करना चाहती है। तो यही कारण है कि हमें समावेशी विकास की क्या हुई, आवश्यकता महसूस होती है। अब समझते हैं वित्तीय समावेशन क्या है। देखो, वित्तीय समावेशन का सामान्य अर्थ है कि बैंकों तक हर व्यक्ति की पहुंच होना, यानी हर व्यक्ति का सार्वभौमिक पहुंच होना बैंकों तक। ठीक है, तो सर्वप्रथम वित्तीय समावेशन को जो टर्म आया सर्वप्रथम वित्तीय समावेशन का, वो वाई बी रेड्डी द्वारा 2005 में दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो औपचारिक रूप में इसको जो लागू किया गया, जिसकी भूमिका देखी गई महत्वपूर्ण, वो केसी चक्रवर्ती द्वारा, जो इंडियन बैंक के चेयरमैन थे, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। इन्होंने क्या किया था, केसी चक्रवर्ती ने क्या किया था, इन्होंने नो फ्रिल खाते की शुरुआत की थी। नो फ्रिल, FRILL, नो फ्रिल खाते का मतलब था शून्य खाता, यानी आप जीरो से खाता खुलवा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? केसी चक्रवर्ती, जो इंडियन बैंक के क्या थे, चेयरमैन थे। इन्होंने वास्तव में जो वित्तीय समावेशन है, इसकी अवधारणा को उजागर किया था। लेकिन सबसे पहले टर्म लाया गया था किसके द्वारा? वाई बी रेड्डी द्वारा। ठीक है, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने भी क्या किया, 2008 में रघुराम राजन समिति, जो बाद में गवर्नर हुए थे आरबीआई के, रघुराम राजन समिति का गठन करती है। और रघुराम राजन समिति अपनी सिफारिश में कहती है कि 2012 तक भारत को वित्तीय समावेशन का लक्ष्य 100% पूरा करना चाहिए। और हम देखते हैं कि 2014 में सरकार आती है, और सरकार अपना मेन लक्ष्य या मेन कार्य यही भी फोकस करती है कि भाई सबका बैंक में खाता होना चाहिए। अब वो जो एक संकीर्ण अर्थ था कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए, सरकार इस संकीर्ण अर्थ से ऊपर उठती है और बोलती है कि सिर्फ बैंकों तक लोगों की पहुंच ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बैंक के जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, वो भी लोगों को सस्ते और सुलभ दामों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सरकार ने लक्ष्य रखा। ठीक है, तो इससे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले भी समावेशी विकास लाया गया। माना जाता है कि समावेशी विकास तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गया था। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, मुफ्त में खाना देना, ये सब चीजें समावेशी विकास का ही भाग है, लेकिन फिर भी इसको समावेशी विकास नहीं माना गया। क्यों? 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही समावेशी विकास को औपचारिक माना गया, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी वो मानती थी कि समृद्धि अलग है और विकास अलग है, यानी शिक्षा स्वास्थ्य अलग चीज है और किसी को रोजगार देना, उसकी आय में वृद्धि करना अलग चीज है। बाद में सरकार ने देखा कि एक चीज को पकड़ते हैं तो दूसरी चीज गिर जाती है, यानी दोनों चीज आपस में क्या है, संबंधित है। तो यही कारण है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में समृद्धि और विकास को जोड़कर देखा गया, इसीलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना से समावेशी विकास का शुभारंभ माना जाता है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सरकार ने 100% जो खाता का लक्ष्य था, हर व्यक्ति की खाते तक पहुंचो, उसको पूर्ण किया। और सरकार अब खाते तक पहुंच ही बस नहीं सुलभ करा रही, बल्कि सरकार ये भी देख रही है कि बैंक के जितने उत्पाद हैं, जो चीजें हैं, वो भी आम जनता तक सही और सुलभ दामों में पहुंचे। आम जनता तक बैंक के उत्पाद कैसे, देखिए इसको समझिए आप। तो देखिए कैसे कर रही है सरकार, बीमा उपलब्ध कराना। बीमा कैसे? न्यूनतम प्रीमियम में उपलब्ध कराना, कम से कम उपलब्ध कराना। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए सरकार जो कर रही है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत क्या कर रही है? ज्योति बीमा योजना की, जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, और साथ ही साथ देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? बीमा न्यूनतम प्रीमियम उपलब्ध कराए। दूसरा हम देखते हैं कि ऋण न्यूनतम ब्याज पर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मुद्रा योजना चला रही है, प्रधानमंत्री स्वर्णिम समृद्धि योजना चला रही है, स्टैंड अप योजना चला रही है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कि स्वास्थ्य बीमा और पेंशन कम प्रीमियम में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना और ESI योजना को चलाया जा रहा है, यानी एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को चलाया जा रहा है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार सब्सिडी लक्षित वर्गों को पहुंचा रही है और कैसे पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत डीबीटी कार्यक्रम, वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम, ई-रूपी वाउचर। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी बल दे रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पे कैसे बल दे रही है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जैसे आप देखते हैं कि पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, भीम ऐप हो गया, इनको बढ़ावा दे रही है। फास्टैग हो गया, सीबीडीसी ई-रूपी वाउचर पर बल दे रही है। ठीक है, तो ये था आपका समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और क्या है, कैसे है, भारत में क्यों आवश्यकता है, और इससे संबंधित भारत सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, आपने देखा। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, मेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया, ऐसे ही लिख के आएंगे तो बहुत अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी क्लास, आपने एंजॉय की होंगी, हर चीज आपको पढ़ाया गया। देखिए हर चीज पढ़ाया गया, और मैंने प्रॉमिस किया था इकोनॉमिक कंप्लीट करने के लिए, मैंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।